हेलो एवरीवन, गौतम आईएएस एकेडमी से मैं आशुतोष नामदेव आपका स्वागत करता हूं विद लेक्चर 1.1 सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पूरे टॉपिक में हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम इसको इंट्रोडक्शन से लेके स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो काफी ज्यादा यूनिक नेचर का है। ठीक है, उसके साथ साथ उसमें काफी ज्यादा आपको वेरियस बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें देखने को मिलेंगी फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यानी सुधार कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। वो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। क्या चेंज नहीं होना चाहिए? बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के केशवानंद भारती केस में बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, और उसके साथ साथ उसको अलग अलग केसेस में काफी ज्यादा अपडेट भी किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर कुछ नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशन के एक बेसिक ऐसी चीजें हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट उसमें कोई भी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। जैसे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हो गए, हमारे जैसे फेडरल नेचर हो गया, हमारा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ऐसी चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये किस में कहा गया था? केशवानंद भारती केस में, और इसके बाद जितने भी जजमेंट हुए उसमें इसको ज्यादा इंप्रूव किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फीचर्स के साथ एक एक करके। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ऐसा नहीं है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे लिखा नहीं हुआ, बस दोनों में अंतर यह है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंपाइल्ड होता है, वेयर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग जगह पे रखा हुआ होता है। रखा हुआ मतलब अलग अलग पार्ट्स में वो आपको मिल सकता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे यूएसए, इंडिया। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ब्रिटिश। ठीक है, फिर अगर हम और भी अगर 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ देखें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया गया था तो कितने आर्टिकल्स थे? तो कितने थे हमारे पास? 395। कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल। वेयर अगर प्रेजेंट की बात करें तो अप्रोक्स 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। ऑल्दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतना बड़ा होने के पीछे एक और रीजन है, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में काफी ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इतना बड़ा साइज होने के पीछे रीजन क्या क्या है। तो सबसे पहला रीजन क्या है? ज्योग्राफिकल फैक्टर। इंडिया जैसे आपको पता है कि काफी बड़ा देश है, बड़े होने के साथ साथ काफी ज्यादा डाइवर्स भी देश है। तो हर एक एक व्यक्ति की डिमांड को, हर एक एक ग्रुप की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हमने बहुत सारे राइट्स को इंकलकेट किया है, हमने ड्यूटीज को इंकलकेट किया है। ऐसी बहुत सारी चीजों को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी है। तो ज्योग्राफिकल फीचर्स के कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है? काफी ज्यादा बड़ा। फिर हिस्टोरिक फीचर, आपको पता होना चाहिए कि हम काफी लंबे समय तक ब्रिटिश के अंडर में रहे हैं, तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर देखने को भी मिला। ऐसे ही एक इन्फ्लुएंस में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो बल्कि होने के साथ साथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था। तो उसको जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एडप्ट किया, उसके काफी सारे फीचर्स को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एडप्ट किया, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? खुद ब खुद बल्कि हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, भारत में जो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे केंद्र के लिए बात करें या राज्य के लिए बात करें। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ स्टेट एंड सेंटर। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि हमें स्टेट की चीजों को भी ध्यान रखना है और सेंटर की चीजों को भी ध्यान रखना है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता जाता है? बड़ा। और फिर डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रही थी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्यादातर या तो क्या थे? पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, या तो फिर लीगल ल्यूमिनरीज थे। लीगल ल्यूमिनरीज जैसे कोई भी एडवोकेट हो गया, कोई भी प्रैक्टिशनर हो गया। तो ऐसे व्यक्ति जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे तो वो बहुत ज्यादा बेसिक डिटेल में जा चुके थे। तो उसके कारण दिन पे दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का साइज क्या होता जा रहा था? बड़ा। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन के सामने आया। ठीक है, अब ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे सोर्सेस का इस्तेमाल किया गया। हर सोर्स से बेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स लेकर हम आए और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पुट ऑन किया एज पर द नीड्स ऑफ द इंडियन पीपल। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19। इससे हमने क्या क्या लिया? फेडरल स्ट्रक्चर, जुडिशियरी, गवर्नर। ठीक है, संघवाद हमने लिया, न्यायपालिका के हमने काफी ज्यादा प्रोविजंस लिए, गवर्नर के बारे में, इमरजेंसी प्रोविजंस, फिर लोक सेवा, ऐसी कुछ चीजें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखी। और जैसे अगर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छे थॉट कहा था
कि रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे हमने उनको खगोला, बहुत अच्छे से जांच पड़ताल की और जो बेस्ट चीजें थी वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की। अब इसके साथ साथ हमने फिलोसफिकल पार्ट को भी अडॉप्ट किया, ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टेड प्रिंसिपल्स हो गए, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व हो गए, अमेरिका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने उन चीजों को लिया हुआ था। फिर यहाँ पे भी नहीं रुके, फिर हमने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और भी बहुत सारे देशों से हमने बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, देखो रिजिड और फ्लेक्सिबल दो ऐसे टर्म्स हैं जो अमेंडमेंट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कितना रिजिड है और कितना फ्लेक्सिबल है। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में अगर आपको कोई अमेंडमेंट करना है तो वहां पे अमेंडमेंट करना उतना आसान नहीं होता है, क्यों, हर एक स्टेट के रेक्टिफिकेशन की जरूरत होती है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो गया, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में काफी आसानी से आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो गया, फ्लेक्सिबल। तो एक चीज बहुत गौर करने वाली बात यह है कि हमें रिजिड होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होना था, तो हमने क्या कर दिया, दोनों का ही एक बीच का रास्ता अपना लिया, ठीक है। हमने आर्टिकल 368 एडअप किया, जिसमें 2 डिफरेंट टाइप्स के अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। एक तो होता है सिंपल मेजोरिटी और एक स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में 2 डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी जो कि सिर्फ पार्लियामेंट में देखने को मिले, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। और स्पेशल मेजोरिटी विद 50% ऑफ स्टेट रेक्टिफिकेशन में ये हो जाता है कि आप स्पेशल मेजोरिटी तो लाओगे दोनों हाउसेज में ऑफ द पार्लियामेंट, प्लस 50% ऑफ द स्टेट, यानी अगर आज की बात करें तो 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स के 50% यानी 14 से ज्यादा आपको क्या चाहिए, स्टेट का रेक्टिफिकेशन चाहिए, तभी वो बिल एक्ट के रूप में परिवर्तित हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप्स के अमेंडमेंट प्रोसेस। और इससे क्या हो गया, हमारा कठिन भी हो गया, रिजिड भी हो गया, वेरएस फ्लेक्सिबल भी हो गया, ठीक है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक वक्त पे फेडरल भी है और एक वक्त पे यूनिटरी भी है। फेडरल और यूनिटरी में अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें तो फेडरल में आप लोग पावर डिवीजन देखने को मिलेगा, शक्ति का वितरण आपको फेडरल सिस्टम या संघवाद में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यूनिटरी में देखें तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो हम क्या है, एक वक्त पे फेडरल भी है और एक वक्त पे यूनिटरी भी है, ठीक है। फेडरल के कुछ फीचर्स और देखते हैं, जैसे 2 गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, डिविजन्स ऑफ पावर हो गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी, ऐसी कुछ चीजें किसमें आ जाएंगी, फेडरल में। वेयरएज अगर हम यूनिटरी की बात करें तो यूनिटरी में क्या क्या आ जाएगा कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारे पास, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी कुछ चीजें किसमें आ जाती है, हमारे यूनिटरी सिस्टम में आ जाती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, यूनिटरी के होने के साथ साथ रिजिड भी फेडरल भी हो जाता है। तो इसी के कारण कई सारे जो फिलोसफर्स थे जैसे केसी वेयर, उनने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजी फेडरल कहा, ठीक है। ऑस्टिन ग्रेनविल, उनने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर इट, और क्योंकि ये 3 मार्क्स में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आगे मूव करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से किसकी हो, पार्लियामेंट की हो, ठीक है। ऐसे गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं या वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। देखो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से कैबिनेट गवर्नमेंट की होती है। अगर इमेजिन करिए कोई भी ऐसा काम कर दिया गवर्नमेंट ने जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो गया लोगों के लिए, तो उसके कारण पूरी गवर्नमेंट को हटा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, पूरी की पूरी कैबिनेट, पूरी की पूरी गवर्नमेंट। और ऐसी गवर्नमेंट को लीड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहला फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। नॉमिनल की बात करें तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, हमारा मिस्टर प्रेसिडेंट। और रियल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वो कौन होते हैं हमारे यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर। देखो नॉमिनल को हम लोग क्या बोलते हैं, डीजियर, और रियल को बोलते हैं डिफैक्टो। तो डिफैक्टो लीडर कौन हो गया, प्राइम मिनिस्टर, और डीजियर लीडर कौन हो गया, हमारे प्रेसिडेंट। फिर एक और चीज, मेजोरिटी पार्टी हमारे देश में क्या करती है, रूल करती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने को मिलती है पर्टिकुलर किसी भी काम पे, ठीक है। मेंबरशिप होती है, लीडरशिप किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट में किसकी हो जाती है, चीफ मिनिस्टर। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, ठीक है।
तो ये कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस पे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितनी बार हमारी लोकसभा को डिसॉल्व किया गया है और किस किस पर्टिकुलर ईयर्स में। ठीक है, फिर बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट सोवरेनिटी एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी। देखो, दो ऐसी चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि पार्लियामेंट सोवरेनिटी के मेंटेन करने के साथ साथ जुडिशरी सुप्रीमेसी। ठीक है, पार्लियामेंट सोवरेनिटी हमने अडॉप्ट कहां से की? ब्रिटिश गवर्नमेंट से ली कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पार्लियामेंट को सबसे ऊपर रखा गया है। लेकिन अगर जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात करें तो वो हमने कहां से ली है? अमेरिका से विड्रू की है। ठीक है, दोनों में यह है कि हमने एक ऐसा रास्ता चूज किया कि अगर पार्लियामेंट गलत तरीके से कुछ काम करे तो जुडिशरी उस पर रोक लगाए, यदि जुडिशरी गलत तरीके से कुछ काम करे तो पार्लियामेंट उस पर रोक लगाए। और जुडिशरी को एक पावर दी गई, दैट इज सो कॉल्ड एज जुडिशियल रिव्यू, कि आप पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट को रिव्यू कर सकते हैं, उस पर जांच पड़ताल कर सकते हैं, उस पर समीक्षा भी कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखो, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो न्यायिक सिस्टम है, जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो इंटीग्रेटेड है और एज वेल एज इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, इंटीग्रेटेड की बात करें तो इंटीग्रेटेड कैसे? अगर आपका कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई मामला है या कोई पर्टिकुलर केस है, लेकिन आप उससे सेटिस्फाई नहीं, उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? लास्ट एपिलिएट कोर्ट भी माना जाता है। तो ये तो इंटीग्रेटेड हो गया। साथ ही साथ जैसे जुडिशरी होती है, एग्जीक्यूटिव होती है और लेजिस्लेचर होती है, जो कि किसमें आती है? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में। फेडरलिज्म का एक फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, उसमें ये चीज आ जाती है। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट भी हो जाती है। इसके साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन किसको कहा जाता है? हमारे सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, वो पूरे फंडामेंटल राइट्स को सपोर्ट करता है, हाईएस्ट एपिलिएट कोर्ट होता है, फेडरल स्ट्रक्चर को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। ठीक है, और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहा जाता है? गार्जियन कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सो कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स, जो डायरेक्टली लोगों को दिए गए हैं स्टेट के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 तक दिए हुए हैं, जिसमें बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, जैसे अगर पहली बात करें तो राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। राइट टू इक्वालिटी में है क्या? कि हर व्यक्ति को हर किसी भी परिस्थिति में समान अधिकार देने की बात की गई। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी हो, किसी भी रैंक पे हो, किसी भी पोस्ट पे हो। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, एक न्यायिक दायरे के अंतर्गत आप किसी भी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं, पर शर्ते वो किसी दूसरे के अधिकार को नुकसान ना पहुंचाए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी शोषण के विरुद्ध आप आवाज उठा सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आप डोनेशन दे सकते हैं, टैक्स फ्री रहेगा। ऐसी कुछ चीजें किसमें आती है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कल्चरल और एजुकेशन राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट, कि माइनॉरिटीज अपने राइट्स के लिए कल्चर को प्रमोट कर सकती है, अपने एजुकेशन को प्रमोट कर सकती है और उसको एडमिनिस्टर भी वो खुद ही कर सकती है। और सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड बाय B.R. अम्बेडकर जी, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें क्या बात कही गई कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी सुधार की जरूरत है तो इस आर्टिकल के थ्रू आम लोगों को ये पावर दी गई है कि वो डायरेक्टली अपील कर सकते हैं, कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में या पर्टिकुलर हाई कोर्ट में, और इसके अंतर्गत क्या आ जाती है? रिट। ठीक है, अब एक और चीज याद रखना, जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पे बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर इमेजिन करिए कि कल को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट्स पे काफी ज्यादा रोक लगा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट के लिए होते हैं, स्टेट कैसे ग्रो करेगा उसको काफी अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो आइडल्स ऑफ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करते हैं। सोशल डेमोक्रेसी की बात करें कि हर कोई को जीने का अधिकार, इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने की बात करते हैं। इकोनॉमिक की बात करें तो इक्वल पे, इक्वल वर्क, ऐसी कुछ चीजें के बारे में बात करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऑल्दो अगर इसको और फर्दर क्लासिफाई करें तो ये 3 टाइप के होते हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है,
सोशलिस्ट जो समाज के हित में ज्यादातर काम करें, क्या आप एनवायरमेंट की रक्षा करिए, आप किसी भी प्रकार के ड्रग वगैरह को अवॉइड करिए। गांधीयन जो गांधीयन फिलॉसफी है, और लिबरल इंटेलेक्चुअल जो आगे बढ़ने इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, देखो फंडामेंटल ड्यूटी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो फंडामेंटल ड्यूटीज नाम की कोई चीज नहीं रखी गई थी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ये सोचा था कि भारत एक ऐसा समाज है जिसमें ड्यूटीज अपने अंदर है, अपने मोरल एस्पेक्ट्स में है, और हमें ड्यूटीज को ज्ञात कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन समय आते आते ड्यूटीज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, तो इसी वजह से हमने ड्यूटीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। देखो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है। ये 3 मार्क्स में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किस कमेटी के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को इंकलकेट किया गया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंकलकेट किया गया, या किस पार्ट में। तो कौन सा पार्ट है? पार्ट 4A आर्टिकल 51A में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पुट ऑन किया। ऑल्दो एक 11th फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, जिसमें एजुकेशन के बारे में बात की गई है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए, वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के थ्रू ऐड की गई थी। ठीक है। अब बात करते हैं एक और फीचर के बारे में कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर क्या होता है कि हम अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, पर इसके साथ शर्त यह है कि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। स्टेट हर व्यक्ति के लिए एक समान होगा, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। तो वर्ड सेक्युलर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ऐड किया गया था हमारे किसमें? प्रीएम्बल में। ठीक है। और एक चीज ये भी याद रखना कि इसके साथ साथ हमने काफी सारी चीजें ऐड की है, जैसे 14, 15, 16, जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30 इसमें रिलीजन को और माइनॉरिटीज को किस प्रकार के प्रोटेक्शन दे सकते हैं उसके बारे में चर्चा की गई। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई। कोशिश ये की गई कि हर व्यक्ति को इक्वल राइट्स मिले, उसके धर्म हो गया या किसी भी क्षेत्र को अपन किसी भी प्रकार का क्राइटेरिया ना मानते हुए। ठीक है। फिर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, देखो इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाने के पीछे ये इसका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। पहले जो था वो 21 ईयर्स था हमारे ऊपर, मतलब 21 साल के हो गए आप वोट दे सकते हो, लेकिन 1989 से उसको 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। यानी अब अगर आपको वोट देना है तो आपके पास मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स। ठीक है। पहले ये कितना था? 21। हाँ, अब कुछ और लास्ट बट नॉट लीस्ट कुछ फीचर्स बचे हुए, जैसे सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में कितनी सिटीजनशिप है? एक सिटीजनशिप है। हम ये कहते हैं हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेशनैलिटी क्या है? इंडियन। हम ये नहीं कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश के हैं, हम हरियाणा के हैं, हम उत्तर प्रदेश के, हम क्या है? एक भारतीय हैं। फिर इसके साथ साथ कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज जैसे कैग, इलेक्शन कमीशन, स्टेट पीएससी और यूनियन पीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस ताकि हम अपने स्टेट को प्रोटेक्ट कर सके किसी भी इमरजेंसी के दौरान। 3 टायर गवर्नमेंट, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे पास लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट में भी डिफरेंट पॉपुलेशन के ऊपर डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट देखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के द्वारा एडअप किया गया, ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सके, लोगों के राइट्स को ज्यादा अच्छे से समझा सके और लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो विदाउट क्रिटिक्स हो। ठीक है। तो क्रिटिसिज्म तो एग्जिस्ट करता ही, इट्स द सेकंड फेस ऑफ अवर कॉइन। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। कई सारे लीगल ल्यूमिनरीज ने ये आरोप लगाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उधार लिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। चाहे हम गवर्नमेंट ऑफ एक्ट की बात करें 1935 के, चाहे हम यूएसए से लिए हुए कुछ प्रोविजंस की बात करें, चाहे हम यूएसएसआर से लिए हुए कुछ प्रोविजंस की बात करें, तो ये ज्यादातर क्या है? बोरोड है, ये खुद से बनाए हुए नहीं है। ठीक है। दूसरा आरोप क्या है? कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट। ठीक है। काफी सारे आर्टिकल्स हमने डायरेक्टली लिए हैं किससे? 1935 के एक्ट से। अन इंडियन और एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब सारी चीजें ड्रॉ की गई हैं तो क्या वो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बचता है? बिल्कुल नहीं।
ठीक है, एक जुडिशरी की सुप्रीमेसी यूएसए से अगर हम ले रहे हैं तो क्या वो इंडिया का कंसेप्ट है? बिल्कुल नहीं, वो क्या हो जाता है, एक अन इंडियन टाइप हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो गांधी जी की जो फिलॉसफी थी वो ट्रिकल अप इफेक्ट थी। ट्रिकल अप इफेक्ट यानी समाज के लोअर सेक्शन को इंप्रूव करो, समाज का ऊपर का सेक्शन अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से स्टडी करें तो वो ट्रिकल अप इफेक्ट के बारे में भी नहीं कहता है और ट्रिकल डाउन इफेक्ट के बारे में भी नहीं कहता है। तो वो क्या एक प्रकार से अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में देखा गया है। ठीक है, एलिफेंटाइन साइज सबसे इंपॉर्टेंट कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है कि उसको आसानी से मतलब रीड आउट नहीं किया, और पैराडाइज ऑफ लॉयर इतनी टिपिकल लैंग्वेज कि उसको आसानी से पढ़ा नहीं जा सके। एक आम व्यक्ति के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ही एक सब्जेक्ट बन के रह गया है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, वो एक सब्जेक्ट है। सबसे बड़ा एक क्रिटिसिज्म ये हो चुका है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले ब्रीफली एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। इसमें कोशिश ये करनी है कि एक इंट्रोडक्शन हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे हमारे पास आया, और फिर उसके कुछ फीचर्स के बारे में जो अभी हमने पिछली कुछ स्लाइड्स में डिस्कस किया। क्रिटिकली एनालाइज में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के नेगेटिव फीचर्स के बारे में बताना है, जैसे बोरोड हो गया, एक प्रकार से अन इंडियन या एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी कुछ चीजों के बारे में। और वाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट वन, तो उसके कुछ रीजंस बताने हैं 3 मार्क्स के हिसाब से, जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गया, हिस्टोरिक फैक्टर हो गया, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट एज वेल एज सेंटर, और भी ऐसी कुछ चीजों के बारे में बताना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।